गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट हमने इस चैप्टर से टॉपिक किया था डिमांड ऑफ वाटर फॉर इरिगेशंस। उससे रिलेटेड पॉइंट्स थे 8 पॉइंट्स। आई होप सो आपने उनको प्रॉपर्ली रीड किया होगा और नोटबुक के अंदर नोट किया होगा। आप सभी इस चीज़ का ध्यान रखें, चाहे जो स्टूडेंट्स स्कूल आ रहे हैं या स्कूल नहीं आ रहे हैं, वो अपनी फेयर नोटबुक में रिटन वर्क को कंप्लीट रखें। ठीक है, इस चीज़ को सीरियसली लें। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेल एंड ट्यूबवेल्स इरिगेशन। अब जब हम इरिगेशन की बात कर रहे हैं तो जो है इरिगेशन है वो बहुत इंडिया के लार्ज पार्ट के अंदर वेल और ट्यूबवेल से भी होता है और रिवर से भी होता है, कैनाल से भी होता है। लेकिन जिस एरिया के अंदर रिवर की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, रिवर अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पर कैनाल निकाली गई हैं। जैसे राजस्थान में इंदिरा गांधी कैनाल का एग्जांपल मैंने आपको दिया था। इंदिरा गांधी कैनाल निकाली गई, उसके बाद वहाँ पर एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है। तो अब ये इस तरह का एरिया हो गया। फिर हम साउथ इंडिया की बात करते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाले एरिया की। वहाँ पर सीजनल रिवर्स हैं, केवल एक रिवर को छोड़कर, कावेरी रिवर को छोड़कर, जो कर्नाटका से निकलती है, ब्रह्मगिरी माउंटेन्स हैं वहाँ से निकलती हैं, कर्नाटका से होते हुए ट्राई जंक्शन केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु का, वहाँ से क्रॉस होती हुई तमिलनाडु में एंट्री करती है और बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। ये सीजनल रिवर है। सीजनल रिवर का टॉपिक आपको 11th क्लास में कराया था, अगर याद हो तो। क्यों? क्योंकि जो आपका समर मानसून आता है उससे भी वो वाटर लेती है, और जो विंटर में सबसे ज़्यादा रेनफॉल पूरे इंडिया में अगर किसी स्टेट में होती है, तमिलनाडु में होती है, और तमिलनाडु से कावेरी रिवर क्रॉस कर रही है, तो वहाँ से, इसलिए कावेरी एक ऐसी रिवर है जिसे हम क्या कहेंगे कि भाई वो एक सीजनल रिवर नहीं है। ठीक है, अब इसको हमें दक्षिण भारत की गंगा, रिवर ऑफ विच रिवर कॉल्ड दें, गंगा ऑफ साउथ सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, तो आपका आंसर आएगा कावेरी। अब बच गया बहुत सारा एरिया, तो उसमें कहाँ से आपकी इरिगेशन होगी? तो वहाँ पर मैक्सिमम क्या है, वेल एंड ट्यूबवेल से इरिगेट किया जाता है, क्योंकि क्रॉप प्रोडक्शन तो किया जाना है। तो वेल एंड ट्यूबवेल इरिगेशन इज डन बाय यूजिंग ग्राउंड वाटर। अब उसके लिए क्या है, ग्राउंड वाटर का हम यूज़ करेंगे। दो तरह का वाटर आपको बताया था, एक सरफेस जो ऊपर है, जैसे लेक हो गया, पॉन्ड हो गया, रिवर्स होगी, कैनाल्स होगी। एक वो जो ज़मीन के अंदर से हम निकालते हैं, किस रूप में निकालते हैं, हैंडपम्प के रूप से निकालते हैं, ट्यूबवेल के रूप में निकाल रहे हैं, ट्यूबवेल से अब कुएँ के रूप में निकाल रहे हैं। वेल एंड ट्यूबवेल अकाउंट फॉर मोर देन हाफ ऑफ द नेट इरीगेटेड एरिया। Of the total net irrigated area, 76.1% in the Punjab and 51% in Haryana। यानी 76.1% जो एरिया इरीगेट किया जाता है वेल एंड ट्यूबवेल से किया जाता है। हरियाणा में परसेंटेज है 51.3। ठीक है, यानी कि हमारी जो डिपेंडेंसी है वो रिवर के ऊपर बहुत कम है। इस टेबल में अंदर देखिए, यहाँ से परसेंटेज ऑफ नेट इरीगेटेड एरिया ऑफ टोटल बाय वेल्स एंड ट्यूबवेल से हम बात करें तो गुजरात का सबसे ज़्यादा 86.6% एरिया है जो वो वेल एंड ट्यूबवेल से इरीगेट किया जाता है। क्लियर? ऐसे राजस्थान का गिवन है, मध्य प्रदेश का है, ठीक है, तमिलनाडु का गिवन है। अब फिर इसी के अंदर एक नेक्स्ट बन जाता है क्वेश्चन आपका, 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर लीड्स टू सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज एज इज क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स। कि जब हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, देखो किसी भी चीज़ का हम ज़्यादा अति कर दें, हम उसको लिमिट को क्रॉस कर दें, तो उसको हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन कहेंगे, उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। एक होता है एक्सप्लॉयटेशन, एक होता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर का जब हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन करेंगे तो कुछ उसके सीरियस परिणाम मिलेंगे। कॉन्सिक्वेंसेज मतलब है उसके कुछ परिणाम निकलेंगे। क्या निकलेंगे? फर्स्ट, देयर इज़ डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर में कमी हो जाएगी, जो हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। एंड डिक्लाइन इन ग्राउंड वाटर टेबल, और जो ग्राउंड वाटर टेबल है कि भी इतना परसेंट इस एरिया के अंदर ग्राउंड वाटर है, वो टेबल भी, उसकी परसेंटेज भी गिरेगी। ठीक है, तो क्या एक्सप्लोटेशन होगा इसका? सब ज़्यादा यूज़ करने से जो ग्राउंड वाटर का लेवल, जो ग्राउंड वाटर रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है, वो धीरे धीरे डिक्रीज होता चला जाएगा। सेकेंड की हम बात करें, सम स्टेट्स लाइक राजस्थान एंड महाराष्ट्र हैव इंक्रीज्ड फ्लोराइड कंसनट्रेशन इन ग्राउंड वाटर। इन एरियाज़ के अंदर क्या है, ज़मीन के अंदर जो ग्राउंड वाटर होता है उसके अंदर फ्लोराइड की जो क्वांटिटी वो सब ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर है, ज़्यादा मात्रा के अंदर है।
और इससे क्या है, पानी के अंदर फ्लोराइड मिक्स हो जाता है, और जब वो उससे इरिगेट किया जाता है तो लैंड की फर्टिलिटी को डिक्रीज करता है। ठीक है, और जिससे क्या होता है, उसमें एक आर्सेनिक जो है उसकी क्वांटिटी को बढ़ा देता है, वेस्ट बंगाल और बिहार के अंदर भी। तो फ्लोराइड हो गया, आर्सेनिक हो गया, तो ये जब ग्राउंड वाटर के अंदर इनकी क्वांटिटी बढ़ेगी, ये जो पानी के साथ ऐड होकर जब हम उससे इरिगेट करेंगे तो वो लैंड की फर्टिलिटी को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ये और एक्सप्लॉयटेशन लिमिट में करेंगे तो कम आएगा, ज़्यादा करेंगे मतलब ज़्यादा गहराई से जब अगर ट्यूबवेल पानी ले रहा है, एक ट्यूबवेल आपने लगा दिया, अगर एक 2 पाइप उसके अंदर लगा रखी है, वहाँ से पानी उसके अंदर आ रहा है, एक में 3 पाइप से आ रहा है, डालने के बाद पानी मिल रहा है, एक बार 4 पाइप से मिलने से डाल रहा है, तो जो 4 पाइप से डालने के बाद जो ट्यूबवेल लगा हुआ है उसके अंदर फ्लोराइड और आर्सेनिक की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि जितना हम गहराई में जाएंगे तो वो हमारी जो लैंड है, जो फर्टाइल लैंड है, उसके लिए वो काफ़ी डेंजरस है। नेक्स्ट बात करते हैं, इन एडिशन टू डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर इरीगेशन, इंटेंसिव इरीगेशन इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश इज इंक्रीजिंग सैलिनिटी इन द सॉइल। एक चीज़ हो रहा है, तीसरा बात आ गई कि सैलिनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इससे। ठीक है, अब देखिए जो क्रॉप्स हैं, सॉरी जो आपका क्रस्ट है, अब इसके अंदर रॉक्स तो है ही, रॉक से मिलके तो बना है। अब वो रॉक्स के अंदर कोई ना कोई मिनरल तो अवेलेबल है ही, तो जो केमिकल रिएक्शन होता है, पानी उसके अंदर रहता है, तो पानी इरोजन तो करेगा ही। तो वो जो रॉक्स बनी है उसके अंदर जिस तरह का मिनरल है वो इरोड होके उसकी क्वांटिटी धीरे धीरे पानी के अंदर मिक्स होती रहती है, जिससे पानी सलाइन होता चला जाता है। अब कई बार आपने देखा किसी एरिया के अंदर ज़मीन के अंदर से जब आप ट्यूबवेल लगाते हैं, हैंडपम्प लगा रहे हैं, तो खारा पानी निकलता है, पानी का टेस्ट थोड़ा सा अजीब रहता है, और कई जगह बिल्कुल आपको मीठा पानी मिलता है। ठीक है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो नीचे रॉक्स की फॉर्मेशन कहाँ पर, किस तरह की रॉक्स अवेलेबल है, ठीक है, उसके अंदर किस तरह का मिनरल अवेलेबल है, किस तरह का केमिकल कंपोजिशन है, तो वही फिर इरोड होकर धीरे धीरे पानी के अंदर ऐड होता रहता है। तो जब हम लार्ज क्वांटिटी के अंदर ट्यूबवेल से, वेल से जब हम मेरी एरिया को इरीगेट करेंगे, तो वो पानी के अंदर जो कुछ भी है, चाहे वो आपका मीठा पानी है, चाहे वो सलाइन वाटर है, सलाइन वाटर तो वैसे भी हम फर्टाइल सोल के अंदर यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्रॉप को भी डैमेज कर देगा। तो जो आपको मीठा पानी में हम जिसको कह रहे हैं, उसके अंदर भी धीरे धीरे कुछ क्वांटिटी के अंदर वो केमिकल कंपोजिशन जो रॉक्स में था वो इरोड होकर पानी के अंदर मिक्स, और वो बाहर सरफेस के ऊपर आ रहा है और खेत के अंदर जा रहा है, फील्ड के अंदर जा रहा है। तो धीरे धीरे वो क्या करता है, उस पर्टिकुलर लैंड की फर्टिलिटी को डिक्रीज कर देता है, सैलिनिटी को बढ़ा देता है। तो इससे भी हमारा प्रोडक्शन क्या होगा, लॉस होगा। तो ये आपका अलग से क्वेश्चन बन गया। और एक्सप्लोटेशन अगर हम ग्राउंड वाटर का करते हैं तो उसके रिजल्ट क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। ठीक है, जो आपका ज़मीनी पानी है, ग्राउंड वाटर, उसका हम ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो हमारे क्या उसके परिणाम निकलेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप इस टॉपिक को रीड करेंगे और क्वेश्चन आंसर फेयर नोटबुक के अंदर लिखेंगे। थैंक यू।